हर चैप्टर को एनसीईआरटी के चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। जब आप देखते हो चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ें, तो भाई देखो डायग्राम्स हो, टेबल हो, सबको बहुत अच्छे से समझना है। जब आप चैप्टर 4 की बात करते हो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, कितने सारे एक्सेप्शंस हैं। आंसर राइटिंग फीडबैक, अगर किसी बच्चे ने आंसर राइटिंग लिखी है तो एक मेंटर को उसको फीडबैक जरूर देना चाहिए। बी कंसिस्टेंट विद रेगुलर क्लासेस। कई बच्चे बैकलॉग कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में रोते रहते हैं और कहते हैं बीच बीच में कि मैम बैकलॉग हो गया है, कैसे क्लियर करें। कैसे? तो होल्ड द पेन और हाइलाइटर इन योर हैंड एंड मार्क द कीवर्ड्स। हेलो एवरीवन, सो ऑल माय शाइनिंग स्टार्स, आज आपकी वंदना मैम यहाँ पर वीडियो सेक्शन में लेके प्रेजेंट हैं एक बहुत ही फिनोमिनल क्वेश्चन, एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बायोलॉजी का बच्चा पूछता है कि मैम अगर 95 प्लस बायोलॉजी में स्कोर करना है तो क्या करें। मैम क्या कोई ट्रिक है, मैम क्या कोई शॉर्टकट है, या फिर कोई ऐसा तरीका जो बड़ा इजी पीजी सा हो। तो देखो, किसी भी चीज को करने के लिए आपको रिलीजियस होना पड़ता है। आपको बेसिकली किसी भी सपोज अगर आपको बायोलॉजी में 95 प्लस चाहिए, या फिर किसी में, इवन मैं तो बात करती हूँ 100 की बात करती हूँ, 3 डिजिट्स की बात करती हूँ। तो अगर आपको बायोलॉजी में इतना स्कोर करना है तो आपको किसी भी चीज को डिसिप्लिन वे से करना होगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो वो ही चीज आगे चल करके आपके लिए इजी पीजी हो जाती है। तो जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते हैं, तो जब आपसे पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ, तो आप कहते हैं इट वाज इजी पीजी, राइट। तो चलिए इसी इजी पीजी को करने के लिए हम समझेंगे आज इस वीडियो सेक्शन में कि बायोलॉजी में 95 प्लस लाना क्या इजी है। मैंने बोल ही दिया, इजी भी है और पीजी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे, या फिर हमें करना क्या होगा। तो मेरे बच्चों, how do you score 95 plus in biology, or even I'm telling you about 100 in biology? So this is a repeated question which is asked by every biology student कि मैम क्या करना है, रट्टाफिकेशन करना है क्या मैम, लर्न बाय हार्ट करना है क्या मैम, क्या करें मैम, कुछ तो समझाइए। एनसीईआरटी बहुत मोटी बुक तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, समझेंगे कि क्या है चीजें। बायोलॉजी का मतलब प्योर मेमोरी सब्जेक्ट, यानी कि रट्टाफिकेशन, ना ना ना, नो भाई नो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन मांगती है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं बायोलॉजी में। आंसर राइटिंग का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है बायोलॉजी में। एक एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए, लेकिन वो आपकी कॉपी को जब देखता है कि यार वाओ क्या हटके आंसर लिखा है, क्या फ्लो चार्ट बनाया है, मुझे इसमें कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से एक एक नंबर हर स्टेप में दे सकती हूँ बच्चे को, कितना क्लियर लिखा हुआ है, वाओ बड़ा हैंडराइटिंग। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो बच्चे ने कोशिश की है दूर दूर लिखने की, तो रिप्रेजेंटेशन मेरे बच्चों बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन क्लैरिटी होनी चाहिए। तो भाई देखो, एग्जाम में होता क्या है, आपको अपने एग्जामिनर को ऐसे ट्रीट करना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है। आपको अपने आंसर्स को ऐसे क्लैरिटी वे से लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर रहे कि बच्चे को एक्चुअली नंबर कितने देने हैं। तो स्कोर करना इज नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क। आप जैसे ही बच्चे स्कोर करते हैं, यस। चलिए, तो मेरे बच्चों बात करते हैं कि हर चैप्टर को एनसीईआरटी के चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और मैं अब ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हमें कंप्लीटली 3 रीडिंग देनी होती है अपनी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, यस। यहां पर जब आप देखते हो चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ें, तो भाई देखो डायग्राम्स हो, टेबल हो, सबको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना भी है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस को भी देखना है, क्योंकि बायोलॉजी में जब आप चैप्टर 4 की बात करते हो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, कितने सारे एक्सेप्शंस हैं। जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हो तो उसमें भी एक्सेप्शंस है। जब आप इनफैक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हो तो उसमें भी एक्सेप्शंस है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक्सेप्शंस दोनों देखने हैं, साथ ही साथ बोल्ड वर्ड्स जरूर याद करें, जो इवन आपकी एनसीईआरटी भी ना कीवर्ड्स को बोल्ड में रखती है। तो बोल्ड वर्ड्स जरूर याद करें, क्योंकि आपको ना उन्हीं वर्ड्स को यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में। चलिए, तो भाई देखो,
जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, की पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कि ट्रांसपीरेशन। तो हमें पता है ना कि ट्रांसपीरेशन भाई लीव से होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। नाउ मेरे बच्चों, स्मार्ट स्टडी बायोलॉजी में मैम कैसे करें मैम बताइए। तो देखो भाई, कीवर्ड्स आर एवरीथिंग, keywords are everything, point wise presentation and representation of your answer, then डायग्राम को इंटीग्रेट करो। मैं तो अपने बच्चों को क्लास में ये भी कहती हूँ कि अगर एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद से डायग्राम बनाकर आओ। देखना, जो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है और जब आप खुद से डायग्राम बनाओगे तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट मेरे बच्चों। फिर देखिए, पीवाईक्यूज को नहीं भूलना है क्योंकि ये हमारे जीपीएस की तरह है, डायरेक्शन दिखाते हैं। और भाई ये जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही मॉक टेस्ट को स्किप करना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। इट इज लाइक टेस्ट योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ कि आप कितने पानी में हैं। अब देखिए, कीवर्ड्स हाईलाइट एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि पार्थेनोकार्पी आपने सुना होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो आपको सीडलेस फ्रूट नहीं लिखना, सीडलेस, इसको हम सीडलेस फ्रूट ही कहते हैं, आपको सीडलेस फ्रूट नहीं लिखना, आपको पार्थेनोकार्पी जैसा वर्ड यूज करना है क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ड है। इसी तरीके से आप पार्थेनोजेनेसिस वर्ड यूज करते हो जब आप हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन बताते हो, तो आपको ऐसे बायोलॉजिकल साइंटिफिक वर्ड को यूज करना है मेरे बच्चों, भूलना नहीं है, यही तो कैची वर्ड्स हैं। फिर देखिए, पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन, पैराग्राफ के लिए एक नो है, नो, पॉइंट्स एंड बुलेट्स, आप एरो, टिक, बुलेट्स, स्टार बनाकर भी अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं, साइंटिफिक राइटिंग इसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चों, डायग्राम इंटीग्रेशन, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम को एक डिब्बे में बंद करो, अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाओ। हैंडराइटिंग अगर खराब भी है, डायग्राम क्लियर है, अच्छे से लेबल्ड है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। कई बच्चे घबराते हैं कि मैम हमारा तो हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मैम व्हाट शुड वी डू, वी डोंट हैव अ गुड हैंडराइटिंग। नेवर माइंड यार, कोई बात नहीं, लेकिन साफ तो लिख सकते हो, ये कोशिश तो करो। फिर देखिए, रिपीट कोर कॉन्सेप्ट, तो जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो आपको लगता है यार कितनी बार पढ़े, हो तो गया, करत करत ही अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान, राइट। तो भाई रस्सी भी जो है वो पत्थर पे निशान बना देती है, बार बार रिवीजन, कई बार रिवीजन करने से। तो ये वही कॉन्सेप्ट है भाई आपको जो पढ़ना है। नाउ मेरे बच्चों, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी की लाइन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, आंसर राइटिंग करोगे। अगर एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो 90 प्लस इजीली पॉसिबल है। अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया 90 प्लस इजीली पॉसिबल है, ठीक है। एनसीईआरटी को फोकस करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, 90 प्लस पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ये आपकी एनसीईआरटी की 11th और 12th की बायोलॉजी भाई। अभी मैं बात कर रही हूँ 12th के बच्चों के लिए। अच्छा, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है ना आपकी क्लास 12th में, वो है आपकी, खैर ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी क्लास 11th का है, बट फिर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, राइट। तो वो आप करिए। जेनेटिक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी जो आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना, वो इतने इजी पीजी हैं कि आप उसमें टोटल फुल ऑन स्कोर कर सकते हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, चाहे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, आपको याद रखना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्लीज माइंड इट, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपनी एनसीईआरटी क्लास 12th की बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग भी है। फिर बेटा बायोटेक्नोलॉजी, जिससे बच्चा दूर भागता है, दूर भागने की जरूरत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो कि जीन क्लोनिंग क्या है, जीन ट्रांसफर क्या है, होस्ट सेल क्या है, डीएनए को आइसोलेट कैसे करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ओ माय गॉड, पीसीआर क्या है, राइट। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे ना तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप इजी हो जाती है, राइट। एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी,
ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब भैया रोल ऑफ मेंटर, यानी कि यहाँ पर बात आ गई वंदना मैम की कि मैम कैसा पढ़ाएं। तो देखो, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से ही पढ़ाती हूँ। जिस भी बच्चे ने चाहे बैच लिया हो, चाहे यूट्यूब पे मुझसे कनेक्टेड है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैम आपने हमें गाइड नहीं किया। नहीं, एक एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, डायग्राम्स को बनाती हूँ, एक बार नहीं कई बार बनाती हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही प्रैक्टिस करें। अब देखिए, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो जो मेंटर है, जो गाइड है, वो आपको कॉम्प्लेक्स को सिंपली, यानी कि जेनेटिक बायोटेक को, जो ये टफ है, इसको सिंपल करके बताना बच्चों को। क्योंकि भाई बच्चे का पूरे साल का सवाल है, रिजल्ट का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, एग्जाम बेस्ड पैटर्न क्वेश्चंस, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को बताना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बताना कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। राइट, तो ये एक टीचर का, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में हो, चाहे आपके घर पे कोई मेंटर आपको आके पढ़ाता हो, इवन आपकी मदर और फादर भी आपके मेंटर हो सकते हैं। राइट, लेकिन मेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट को बताए। आंसर राइटिंग फीडबैक, अगर किसी बच्चे ने आंसर राइटिंग लिखी है तो एक मेंटर को उसको फीडबैक जरूर देना चाहिए कि बेटा आपके आंसर या तो बिल्कुल परफेक्ट है, या तो आपको इसमें कुछ कुछ एडिट करना है, कुछ पॉइंट्स को डिलीट करना है, कुछ पॉइंट्स को ऐड करना है। तो ये मेंटर की भी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को समझाए। बी कंसिस्टेंट विद रेगुलर क्लासेस, कई बच्चे बैकलॉग कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में रोते रहते हैं और कहते हैं बीच बीच में कि मैम बैकलॉग हो गया है, कैसे क्लियर करें। कैसे क्लियर नहीं, रेगुलर क्लास करो, रिलीजियसली क्लास करो, तभी होगा। नाउ मेरे बच्चों, एनसीईआरटी रीडिंग की बात करें तो मैंने कहा था एनसीईआरटी को 3 बार रीड करना है। पहली बार फर्स्ट रीड, फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ें, स्टडी लाइक नॉवल। आप सोचो कि यार नॉवल पढ़ो, कहानी की बुक पढ़ रहा हूँ, कहानी की बुक, ठीक है, ये तो ऐਵੇਂ ही बस मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, स्टोरी बुक टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट का पूरा आइडिया लग सके। उसके बाद बेटा एक्टिव हाईलाइट, अब आप सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हो तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। तो दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो होल्ड द पेन और हाइलाइटर इन योर हैंड एंड मार्क द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, हर चीज को अंडरलाइन नहीं करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, साइंटिफिक नेम्स को करो, एक्सेप्शंस को करो, एग्जाम्पल्स को करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपके हाथ में पेन है। पूरी बुक को कलरफुल नहीं करना, बुक के साथ होली नहीं खेलनी है, सिर्फ इन सब चीजों को हाईलाइट करना है। थर्ड टाइम रीडिंग में बेटा रिकॉल करो, रिवाइज करो कि आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था। राइट, उसके साथ साथ अब जब आपने अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लो आपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, राइट, मान लो आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, बुक को बंद करो और उसके बाद अपनी उस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में बुक को बंद करके लिखना है। जितना भी याद है, जितना भी आपने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसको आपको पेन डाउन करना है। राइट, इट इज वेरी इजी यार, तभी तो लगेगा, तब आप सेल्फ टेस्ट करोगे कि मुझे एक्चुअली में कितना याद है, क्या मैं ये कर सकता हूं या मुझे और एक रिवीजन की जरूरत है। देखो, आप खुद अपने आप को मास्टरी कर रहे हो। राइट मेरे बच्चों, फिर हम बात करेंगे किस चीज की, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स की। जी हाँ, ये लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो बेटा जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जैसे जो चैप्टर्स हैं, उसमें फ्लो चार्ट जरूरी, इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी। और बुलेट पॉइंट्स करें, ठीक है, भूलना नहीं है। स्टिकी नोट्स को चिपका दे बुक में, जैसे आपने कोई आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उस पे स्टिकी नोट चिपका दो और उस पेज के ना इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स में लिख लो। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना, लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बात मान लो मेरी, आज से ही ऐसा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चैप्टर समरी, हर चैप्टर के पीछे बेटा उसकी समरी होती है, उस समरी को स्किप नहीं करने का। हाँ जी, माइंड इट। तो बेटा डू नॉट स्किप समरी, रीड एवरी चैप्टर समरी। हर चैप्टर के पीछे उसका एक पैराग्राफ या समरी दिया हुआ है, प्लीज उसे पढ़ लो यार। मुश्किल से 2 या 5 मिनट लगेंगे समरी को पढ़ने में, है ना। रील को स्क्रॉल करने से अच्छा है कि एक समरी पढ़ लो। एवरी चैप्टर स्टार्ट, अच्छा, जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो आप क्या देखते हो, एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद अ साइंटिस्ट नेम, उसने क्या डिस्कवरी की है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। प्लीज रीड इट। तो समरी को भी पढ़ना है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या डिस्कवरी की है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है,
सभी को आपको पढ़ना है। देखना, जब आप इसको हैबिचुअल बना लेते हो, जब आप इसको अपने डेली हैबिट में इनकलकेट करते हो, आप रॉक करोगे। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, यू विल रॉक। सो डेली स्टडी प्लान करें, रोज 2 से 3। भाई मैं 2 से 3 तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी एटलीस्ट 1.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ें। 1 घंटा आप अपने कोचिंग में जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी मेंटर से पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ें और आधा घंटा उसी बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं। कितना? 1.5 घंटा सिर्फ। 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा रिवीजन करना। फर्स्ट चैप्टर रीड करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसके बाद उसके 50 MCQ सॉल्व कर लो, खुद ही सॉल्व कर लो। अपने पास एक रेफरेंस बुक रखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप बायोलॉजी को बहुत इजी पीजी बना सकते हो। नाउ मेरे बच्चों, फिर हम बात करेंगे PYQ। प्रैक्टिस जरूरी है, जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 साल के PYQ जरूर लगाएं। जो बच्चा टॉप करता है ना, वो यही करता है, वो चीजें वही होती हैं, बस वो हटके करता है, राइट। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लें, माइंड इट, मार्क करें। और उसके बाद बेटा स्मार्ट वर्क प्लस PYQ प्रैक्टिस इज इक्वल टू गिविंग यू प्रोड्यूसिंग अ टॉप रैंकर। तो आप टॉप रैंकर बन सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रैटेजी की। तो हर संडे को फुल रिवीजन करें, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो आपने लाइन मार्क की थी, कीवर्ड्स को, एग्जाम्पल को, एक्सेप्शंस को, उसको जरूर पढ़ो। ठीक है, और आपने जो MCQ गलत कर दिए थे, उसको आप एक बार दोबारा देखो कि क्या जो पिछली बार गलत हो गया था इस बार मैं सही कर पा रहा हूं, हाँ कि ना। तो टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और या सो 95+ लाना मुश्किल नहीं है, बस एनसीईआरटी, PYQ और रिवीजन को सीरियसली फॉलो करना होगा। और जो आपकी वंदना मैम कहती हैं उसको भी जरूर फॉलो करो। तो भाई, ऑल माय शाइनिंग स्टार्स, सो होपफुली आपको ये वीडियो सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, कैसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बच्चा मुझसे कुछ ना कुछ टिप्स लेकर ही जाए, जो सिर्फ आपके 12th क्लास में नहीं, ये आपकी ओवरऑल लाइफ को भी चेंज करे और आपके ओवरऑल लाइफ में भी काम आए। तो या सो इट्स लाइक या डेफिनेटली बायोलॉजी बाय वंदना मैम। एंड टू ऑल माय शाइनिंग स्टार्स, आई विश यू अ गुड लक। और अभी से अपने बायोलॉजी को मजबूत बनाएं। लास्ट टाइम में आके नहीं पढ़ना है, शुरू से ही अपने आप को इस तरीके से ढाल लें कि आपको 95+ या तो मैं कहूंगी 100 मार्क्स लाने में कोई परेशानी ना हो। यस, तो जस्ट मेक योर बायोलॉजी वेरी इजी पीजी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं और एक अच्छा वीडियो लेकर आऊंगी आपके सवालों के जवाब में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।